हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 17 में सेक्शन 383 और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 383 उद्यापन के विषय में बात करता है। धारा 383 उद्यापन के अपराध को परिभाषित करती है। धारा 384 में साधारण दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 385 उद्यापन के प्रयत्न के उग्र रूप से संबंधित है। इस प्रकार धारा 383 और उससे आगे की कुछ धाराएं उद्यापन के विषय से संबंधित है, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, यदि आप सेक्शन 382 तक बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 383 सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 383 तक मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। सेक्शन 383 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के भय में साशय डालता है और एतद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। तो धारा 383 के अनुसार जो हम पॉइंट्स समझ पा रहे हैं वो ये। धारा 383 जो कोई किसी व्यक्ति को, पहला पॉइंट, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को। सेकंड पॉइंट, कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है। थर्ड पॉइंट, और एतद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित, 3 प्रकार की चीज़ें हो गई। कोई संपत्ति पहला, दूसरा है मूल्यवान प्रतिभूति, या तीसरा हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ जिसको मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके। और पॉइंट नंबर 4, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने हेतु बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो ये सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाकर एक जगह देखते हैं तो यह उद्यापन कारित किया गया है, ऐसा कहा जाएगा। जब कोई व्यक्ति 4 पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए, क्या था, फिर से एक बार सुन ले। 4 पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए उसे हम एक बार फिर से जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को। सेकंड, कोई क्षति कारित करने के भय में। दूसरा पॉइंट, कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है। तीसरा पॉइंट है, और एतद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ जिसको मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके। चौथा पॉइंट, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने हेतु बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। दृष्टांत में देखते हैं। दृष्टांत नंबर क की तरफ ध्यान देते हैं। क यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया
तो वह य के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार य को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ क ने उद्यापन किया है। इस प्रकार धारा 383 के तहत जो उद्यापन के लिए आवश्यक तत्व निकल कर आ रहे हैं उसे हम समझते हैं। साशय किसी व्यक्ति को स्वयं उसको या किसी दूसरे व्यक्ति को उपहति के भय में रखना एवं उपहति के भय में रखना, अर्थात कोई व्यक्ति स्वयं को उसको या किसी दूसरे को उपहति के भय में रखता है और यह साशय करता है। ऐसा करने के पीछे उसका आशय विद्यमान होता है एवं उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को बेईमानी से कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उत्प्रेरित करना। तो ये दो आवश्यक तत्व हैं उद्यापन होने के लिए। परिभाषा में जो शब्द निकल के आ रहे हैं, क्षति के भय में, क्षति करने के भय में। तो क्या है, क्षति का भय होना जरूरी है। संहिता जो तो यहाँ पे क्षति का भय होना जरूरी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 जब हमने पढ़ी तो धारा 44 क्षति शब्द को परिभाषित करती है और इसकी परिभाषा व्यापक है। क्षति की जो परिभाषा है वह व्यापक है। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो और अभियुक्त द्वारा क्षति का भय स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है। अतः क्षति के भय में डालना प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूप में हो सकता है। तो उद्यापन कारित करने के लिए अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है तो यह क्षति करने के भय में डालना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार उद्यापन की जो विषय वस्तु है इसमें कोई संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तन योग्य हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई भी चीज़ हो सकती है। और मूल्यवान प्रतिभूति धारा 30 में परिभाषित है। धारा 30 जब हमने पहले पढ़ा था तो हमने उसमें मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा पढ़ी थी। यह एक दस्तावेज है। जो मूल्यवान प्रतिभूति है क्या है, ये एक दस्तावेज है। धारा 30 के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति शब्द ऐसे दस्तावेज का द्योतक है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए। धारा 30 आप बेयर एक्ट अपने ओपन कर रखा है तो आप यहाँ पे खुल के देख सकते हैं कि धारा की 30 के बारे में क्या लैंग्वेज लिखी गई है। कि धारा 30 के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति शब्द ऐसे दस्तावेज का द्योतक है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। हस्ताक्षरित या मुद्रांकित ऐसी कोई चीज़ जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, यह भी उद्यापन योग्य है। और इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक अभियुक्त जो है वह एक प्रधानाध्यापक था। उसने एक महिला शिक्षक को एकांत में बुलाया। उसने शिक्षिका के समक्ष कुछ कोरे कागज रखे और कहा कि यदि वह उन पर हस्ताक्षर नहीं करती तो वह उसकी शीलभंग कर देगा। भयवश महिला शिक्षिका ने उन कागजों पर हस्ताक्षर करके उन्हें अभियुक्त को सौंप दिया। अभियुक्त यहाँ पे उद्यापन के लिए दोषी पाया गया, दोषी ठहराया गया।
धारा 383 उद्यापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद है, आप उसे नोट कर सकते हैं। मियार्ड का वाद, निजामुद्दीन का वाद, AR अंतुले वर्सेस RS नाइक का वाद। ये केस लॉज हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है, या फिर 3-4 ऑप्शन दे करके पूछ दिया जाएगा कि उद्यापन से इनमें से कौन से संबंधित हैं, कौन से नहीं हैं। तो इस प्रकार आपको इस सेक्शन से रिलेटेड ये वाद याद रखने चाहिए। मियार्ड का वाद, मियार्ड का वाद, निजामुद्दीन का वाद, AR अंतुले वर्सेस RS नाइक का वाद। इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे। और उद्यापन की परिभाषा पूर्ण होने के लिए, उद्यापन का अपराध पूर्ण होने के लिए यह जरूरी है कि अपराध पूर्ण हो जाए, क्योंकि उद्यापन का अपराध तब पूर्ण हो जाता है जब संपत्ति परिदत्त कर दी जाती है। संपत्ति जब परिदत्त कर दी गई तब यह उद्यापन का अपराध पूर्ण हुआ माना जाता है। और एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझ सकते हैं कि A ने B का अंगूठा पकड़कर एक सादे कागज पर निशान लगवाया, इसे आपराधिक बल का प्रयोग माना गया। और एक अन्य उदाहरण के माध्यम से उद्यापन को और स्पष्ट रूप से हम समझ पाएंगे। A ने B को क्षति के भय में डाला तथा B भयभीत होकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगाया, तो इसे उद्यापन माना जाएगा। उद्यापन का कुल सार क्षति का भय दिखाना है। उद्यापन क्षति का भय दिखा कर ही पूर्ण किया जा सकता है। तो धारा 383 आपने समझ लिया। धारा 384 जो है वह धारा 383 के अनुसार किए गए अपराध के लिए अर्थात उद्यापन के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके तहत 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान धारा 384 में रखा गया है। धारा 385 यह उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना की बात करती है। जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्षति के भय में डालना हमने अभी धारा 383 में आए प्रकरण के हिसाब से समझा। धारा 386 यह किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्यापन के अपराध की बात करती है, जिसके लिए 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा, ऐसा प्रावधान करती है धारा 386। धारा 387 यह उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना, किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना क्या अपराध करती है, और इसके तहत 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान करती है धारा 387। धारा 388 यह मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन के अपराध को बताती है। और धारा 388 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रावधान किया है, उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा
377 के अधीन दंडनीय है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 377 के अधीन दंडनीय जो भी अपराध आते हैं तो ऐसे अपराध के लिए मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन का अपराध करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। धारा 389 सेक्शन 389 यह उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना जैसे अपराध की बात करती है और इसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंड का प्रावधान करती है। और यदि ऐसा अपराध धारा 377 के अधीन दंडनीय होगा तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने उद्यापन की परिभाषा और उद्यापन से संबंधित विषय के बारे में जाना। उद्यापन के अपराध के लिए क्या दंड किए जा सकते हैं, क्या उद्यापन के अपराध के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है, ये जाना। उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके आप अंडरलाइन करते हुए और पेन पेपर पे जो भी मैं बता रही हूँ उसे नोट डाउन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपका नोट्स आप अच्छी तरीके से तैयार करें। यदि आप अभी भी आपने नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो फटाफट रेडी होइए, पेन पेपर उठाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सेक्शन 1 से लेकर के सारे वीडियोस ओपन करिए, सुनिए, उसे नोट डाउन करते हुए चलिए और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका सेक्शन आगे बढ़ रहा है, जैसे अभी हमने 389 सेक्शन तक पढ़ लिया। 389 सेक्शन तक जैसे ही आप सारे वीडियोस के माध्यम से नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको एक आईपीसी को कंप्लीट पढ़ लेने का अंदर से फीलिंग आएगा। तो उस फीलिंग की वो जो फीलिंग होगी ना पूरी पढ़ लेने की और पूरा एक नोटबुक तैयार कर लेने की, तो वो आप करके देखिए, तभी पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगेगा कि आप धीरे धीरे आईपीसी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और बेयर एक्ट के सेक्शंस और उसके कॉन्सेप्ट पे अपना कमांड बना रहे हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ चैनल और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू।